अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह बखैर, क्या हाल चाल। आप देख रहे हैं ये प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक, और पब्लिक मुझे कहती है सुहाफजल। मेरे साथ स्क्रीन शेयर करते हैं इस्लामाबाद से हरमीत सिंह, तो उनके पास चलते हैं, उन्हें भी अस्सलाम वालेकुम करते हैं। गुड मॉर्निंग हरमीत, कैसे हैं आप? वेलकम। अस्सलाम वालेकुम जी, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। तो हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और माशाल्लाह आप प्यारी लग रही हैं। इट्स मीन कि आप सेहत आपकी अच्छी है कम से कम। बस आपने इस चीज़ को मान लिया, मैं कहती हूँ हमारे व्यूवर्स भी इस बात को मान ले कि आप इस चीज़ को अगर करना शुरू कर दे तो आपका दिन और आपके साथ दूसरों का दिन भी बड़ा अच्छा गुजरेगा। कि सलाम के साथ साथ तारीफ में पहल करना शुरू कर दे, ज़िंदगी आपकी भी अच्छी हो जाएगी और आपका कॉम्प्लीमेंट लेकर दूसरे लोग भी खुशबाश हो जाएंगे। अपने दिन का आगाज़ बेहतरीन तरीके से आप ज़रूर कीजिएगा। हम भी प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। गुड मॉर्निंग पब्लिक, आज का रन डाउन यानी आज की टॉप स्टोरीज आपसे शेयर कर लेते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट टॉप स्टोरीज ऑफ द प्रोग्राम। टॉप ऑफ द ऑल, हमने वैसे आपसे बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है, लेकिन कल होने वाला ये ऑपरेशन जो सुबह 7:45 बजे से शुरू हुआ, रात गए तक जारी रहा। मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया, आपके सारे प्लेटफॉर्म्स पर आपने ये ऑपरेशन, अगर हम बात करें खैबर पख्तूनख्वा के जिला बडग्राम की, वहाँ 7:45 बजे के करीब 7 बच्चों समेत एक उस्ताद जो उस डोली में सवार था, जिसे चेयर लिफ्ट कहना मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा हरमीत, वो चेयर लिफ्ट नुमा एक डोली थी जिसको 3 तारों से रखा जाता है और उसको ऑपरेट किया जाता है। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि वहाँ एक बिल्कुल इंजन जो होता है पूरी गाड़ी का, उसके जरिए इसको ऑपरेट किया जाता है, बगैर स्टीयरिंग के पूरी गाड़ी चल रही है, आप ये समझे। बट ऑल दो कल क्या हुआ कि एक के बाद दूसरी रस्सी टूटने के बाद ये चेयर लिफ्ट और डोली जो है वो एक सिंगल रस्सी पर लटकती रही सारा दिन। 8 अफराद उसमें सवार थे, जिसमें 7 बच्चे थे और एक उस्ताद। ये ऑपरेशन जिसके बाद आर्मी ने भी पार्टिसिपेट किया। अगर हम बात करें हमारे कमांडोज की, तो वो वहाँ पर पहुँचे, यकीनन एक दफ़ा जायज़ा लिया, जायज़ा लेने के बाद वापस चले गए। दोबारा से आए तो इस डोली का जो कि 600 फीट का फासला बताया जा रहा था हमीद, 3 फीट के फासले से एक और तार चूँकि लटक रही थी, जिसपे कहा जा रहा है कि ऑपरेशन करने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। अगर हम बैलेंसिंग की बात करें, स्टेबिलिटी की बात करें, बहुत सारे इश्यूज़ होने की वजह से एक दफ़ा जायज़ा लेने के बाद हादसे की जगह का, वहाँ से वो आर्मी की जो हेलीकॉप्टर है वो वापस गया। फिर उसके बाद दोबारा आया और बहुत तगोदोर कोशिश के बाद शाम 6:30 बजे के करीब तकरीबन 2 बच्चों को निकाला गया। उसके बाद मौसम की ख़राबी हरमीत और वहाँ के अंधेरा होने की वजह से ऑपरेशन, जो फ़िज़ाई ऑपरेशन है, उसे ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद ज़मीनी ऑपरेशन का बाकायदा आगाज़ किया गया, जहाँ के लोकल्स ने हरमीत जो पार्टिसिपेट किया, वहाँ के लोकल्स ने जो हिम्मत और जुर्रत का मुजाहरा किया। अच्छा, एक और चीज़ हरमीत जिसमें मैं आपको थ्रो करने से पहले ही उस चीज़ को मैं एंडोर्स करना चाहती हूँ, ये सारा ऑपरेशन आपने कल बराह रास्त देखा तमाम टीवी चैनल पे। कहना सिर्फ इतना है कि वहाँ के लोकल्स का कहना ये था कि चूंकि हम इस तरह के हादसात के लिए बैकअप लिए हुए हैं, इस तरह के हादसात पेश आते रहते हैं, लेकिन चूंकि वी आर यूज्ड टू इट, तो हमने इसका इंतजाम भी किए रखा होता है। अगर बात की जाए मीडिया की, या मीडिया में बात को हाईलाइट करने की, अगर ये ना होता तो शायद 7:45 बजे का वाकया 12 या 1 बजे तक सॉर्ट आउट हो चुका होता। लेकिन चूंकि ये गिला है उन लोगों का, तो इस गिले को भी प्रोग्राम में शामिल करना मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसा क्यों इतना इसको मुअम्मा बनाकर सारा दिन हमने इसको ड्रैग किए रखा। वो वहाँ के लोकल्स का कहना अमित ये था कि हमें रोके रखा कि आप कुछ नहीं करेंगे, हम करेंगे। सोहा में आपको याद है दुबेर के इलाके का एक वाकया, 4 नौजवान जिनकी वो आंखें आज भी मुझे इसी तरह तकती रही, क्योंकि उनकी जान जिस तरह जोखिम में थी और बेरहम मौजें आसपास जो है वो उनकी बह रही थी, और फिर अचानक कहा गया कि हेलीकॉप्टर केपीके से जा रहा है, और फिर वो तो नहीं गया, लेकिन उन चारों की जानें गई। कल हमने ये जो देखा, माजद के साथ मैं कहूंगा कि कल सुबह 8:30 बजे ये खबरें शुरू हुई हैं, टेलीविजन की स्क्रीन पर बीपर चल रहे हैं, सोशल मीडिया पर हम एक्टिव हैं। लोकल इंतजामिया जो है, बडग्राम की जो इंतजामिया, उसने लोगों को क्यों रोके रखा? आपको याद है कि जलजला हुआ था, 2005 की ये बात है, और 2005 में पूरे एरिया जो है वो मलियामेट हो चुके थे, सफायस्ती से बहुत सारे गांव मिट चुके थे। लेकिन एक साहब से जब पूछा गया कि जनाब कौन से क्या तरीकाकार होगा, तो उन्होंने बताया कि मैं तो अभी नाश्ता कर रहा था, और नाश्ता भी रमजान का टाइम था। तो इतनी देर क्यों की गई? 2 बजे तक जो आप देख रही थी, कोई हेलीकॉप्टर का इंतजार करते करते फिर ऑपरेशन, यानी आपके पास ये सारा पोल भी खुल जाता है कि आपके पास एक बहुत बड़ा रेस्क्यू करने के लिए आपके पास क्या इंतजामात है। अगर इससे और बड़ा कोई मामला आ जाए तो आप किस तरह उसको टैकल करेंगे। कल हमने ये सारी चीजें देखी, लेकिन सबसे बड़ा मसला जो लोकल लोग हैं, जिन्होंने 12 इंतजामिया को कहा कि हमें एक मौका
हम जाके कोशिश करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है। कोशिश की गई, कहा गया कि नहीं इंतजाम में इजाजत नहीं दे सकती, और फिर वहां पे एक और चीज जो मैं आपकी कॉन्वर्सेशन में ऐड करना चाहती हूँ वो ये कि अपने मौजूदा इंतजामी वसाइल को बुरोए कार लाते हुए जब कमांडोज वहां पर पहुंचे और एक दफा जायवकों का जायजा लिया और उसके बाद दोबारा से वहां पहुंचे बच्चों को बचाने की कोशिश की, तो अगर हम बात करें उन कमांडोज की जो वहां पर मौजूद थे, ना सिर्फ फजाई ऑपरेशन में बल्कि जमीनी ऑपरेशन में भी हमने उनको इक्वल पार्टिसिपेट करते हुए देखा। लेकिन अगर वहाँ की इंतजामिया की बात की जाए तो ये क्रेडिट हमारी फौज के साथ साथ इंतजामिया और वहाँ के लोकल्स को देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिनका कहना यह है कि दे प्रिपेयर दमसेल्फ फॉर दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस और कंडीशंस। क्योंकि अगर हम उस मौके की बात करें तो शाम रात तक ये जब ऑपरेशन जारी रहा तो वहाँ के लोकल्स ने इर्द गिर्द के चेयर लिफ्ट एक्सपर्ट्स को बुला के उसी तार के जरिए, सिंगल डोली के जरिए उन तमाम लोगों को जमीनी ऑपरेशन के बाद, वही कर रहा हूँ, सो आपने मुझे कार्ड दिया, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर वो लोकल की खिदमत ली जाती तो वो एक्सपर्ट हैं। ये डोलियां जो हैं ये बनाते हुए, हम लोग पहाड़ों के साथ लड़ने वाले लोग हैं, पहाड़ों में ही रहते हैं, तो हमें पता होता है कि ये काम कैसे करना है। कम से कम उनकी एक्सपर्टीज को साथ लाया जाता। तो 8 बच्चे जो हैं जिस रिस्क पे थे, ये बड़ा मुश्किल होता है कि नीचे 1500 फीट में खाई है, आपकी जिंदगी जो है आपको ये लग रहा है कि किसी वक्त रस्सी टूट सकती है, तो इन सारी चीजों का ख्याल रखा जाता है। बहरहाल आपने दुरुस्त फरमाया, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे SSG कमांडोज ने जो कोशिश की, जो जदोजहद की, और उसके बाद मुकामी लोगों को भी क्रेडिट जाता है। और यकीनन शांगला के उस नौजवान जो मेरे इलाके से है उसको इसलिए मैं क्रेडिट दूंगा कि जिस तरह उसने चारपाई, टूटी फूटी चारपाई के साथ वो जैसे गए और जिन नौजवानों को उसने रात की तारीकी में रेस्क्यू किया, तो वो भी हमारे हीरो हैं दीगर लोगों की तरह। यकीनन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि एट द एंड ऑफ द डे ये ऑपरेशन जारी रहा, वहाँ के लोकल्स ने किया, हमारे SSG कमांडोज ने किया, लेकिन आखिरकार उन 8 अफराद को, जो 7 बच्चों समेत एक उस्ताद उस डोली में सवार था, उन्हें बाहिफाजत जो है वो निकाल लिया गया और उनकी जानें, कीमती जानें जो हैं वो बच गई। तो हम जो है वो यकीनन इस बात की दुआ भी करते हैं कि आइंदा जो है वो इस तरह के हादसात पेश आने से पहले ही तमाम तर इंतजाम जो है वो मुकम्मल किए जाए और हमारे पास भी इस तरह के वसाइल मौजूद हो कि बर वक्त कार्रवाई करके हम भी इस तरह की कीमती जानें जो हैं उनको बचाने के काबिल हो सकें। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर हमने चूँकि रन डाउन में जो जो चीज़ें शेयर करनी वो आपसे हम ज़रूर शेयर करेंगे कि पूरे 2 घंटे में आपको कैसे एंटरटेन करेंगे, लेकिन उससे पहले एक क्विक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जस्ट कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो होपफुली कि आप लोगों ने अपने दिन का बाकायदा और बेहतरीन तरीके से आगाज़ तो कर लिया होगा, लेकिन आपकी सुबह को मजीद इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वी हैव समथिंग टू शेयर विद यू गाइस व्हिच इज़ कॉल्ड डेली डोज ऑफ गुड मॉर्निंग पब्लिक। तो आज का डोज आपको दे देते हैं। पहला डोज जो है वो एक इस तरह की खबर है हरमीत कि अगर हम बात करें ना जानवरों से मोहब्बत की या अपने शौक़ की, तो उसके लिए आप कुछ भी कुर्बान कर देते हैं। एक ऐसी खबर मैंने आपको देनी है। बेसिकली एक खातून है, इसने अपने घर को हमिंग बर्ड्स के लिए एक अस्पताल बना लिया है। अब इस वाक़े के पीछे छोटी सी कहानी जो कि मैं क्विकली आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। ये खातून जिसकी हुई डाइवोर्स, और डाइवोर्स के 2 साल बाद ऑब्वियसली एक डाइवोर्स के बाद एक टाइम पीरियड ऐसा होता है इसमें बड़े लॉनली फील करते हैं, बड़े परेशान फील करते हैं। तो एक दिन ये सड़क पर ऐसे जा रही थी, एक हमिंग बर्ड जो है वो इनको मिला। ये खूबसूरत छोटा सा परिंदा जो कि ज़ख्मी था और इसके आंख में ज़ख्म था। उसे कुछ समझ नहीं आया, वो इसको घर ले आई और घर लाने के बाद उनको इस बात का एहसास हुआ कि पता नहीं ऐसे कितने परिंदे हैं जो ज़ख्मी हालत में सड़कों पर नज़र आते हैं लेकिन उनके लिए कोई अस्पताल नहीं है। तो अपने अपार्टमेंट को उन्होंने अस्पताल का दर्जा दिया और पिछले 20 साल से हमिंग बर्ड अस्पताल के नाम से ये हॉस्पिटल है जो कि वो चला रही हैं। बहुत खूबसूरत, बड़े मज़े की खबर है। आपको याद होगा कि कहीं ना कहीं अच्छी बात हमारे यहाँ भी मौजूद हैं, बल्कि ज़्यादा चीज़ें मौजूद भी हैं। आपको याद होगा कराची का एक नौजवान जो हमारे शो में आया था और इसी तरह ज़ख्मी परिंदों को वो उठा के उनकी ट्रीटमेंट करता है, आज भी वो करता है। लेकिन इस खातून की स्टोरी, उसकी शख्स की स्टोरी बिल्कुल सेम ही है। और आप अंदाज़ा लगा लें कि एहसास होना लाजिम है। अगर एहसास है तो आप बहुत कुछ कर जाते हैं। मेरे ख्याल में ये एहसास की ही जंग है जो आज इस खातून को आप देखें कि उसने अपने घर को कहीं ना कहीं मशगूला भी बना, तो कहीं ना कहीं किसी के जख्मों पर मरहम रख दी। से और बड़ी बात क्या हो सकती है? जानवरों या इंसानों को लेके एहसास आपके अंदर होना चाहिए। आपके अंदर अगर एक एहसास है तो आप एक मुकम्मल इंसान है। तो कोशिश करें ये एहसास, या तो अगर आपके अंदर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो पैदा करने की कोशिश करें। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देते हैं। अब अगली खबर भी एहसास से मुंसलिक ही है। अब एहसास उसने किया तो किया, लेकिन किसका किया? अपना एहसास किया ना। अब बागवानी के शौकीन शख्स ने हरमीत अपने छत पर 250 किलो टमाटर की काश्त कर ली है। अब आप गेस कर लें कि अगर टमाटर का जिक्र हो रहा है तो ये कहाँ से होगा जनाब? ये है इंडिया से। यानी भारत में आपको पता है आजकल जैसे प्याज की कीमत यहाँ पे आसमानों को छू रही थी एट दैट टाइम जब हरमीत बाजी रोज़ाना आपको प्याज की कीमत बताया करते थे। अब टमाटर की सूरत हाल भारत में ये है कि वहाँ पर टमाटर तो आसमान को छू रहा है, आग लगी हुई है। तो
जनाब ये शौकीन है बागबानी के, और इस शख्स ने क्या किया कि अपनी बालकनी किया, अपनी छत किया, बहुत ही कम जगह को बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया और हरमीत के जो टमाटर इसने उगाए हैं सारे अपने इर्द गिर्द पड़ोसियों में बांट दिए। वैसे सुहा बेहतरीन मशगूला, अगर आपके पास टाइम है और आपको पता है कि हाँ मेरे पास टाइम है और मैं बहुत टाइम वैसे वेस्ट करता हूँ, तो मेरे ख्याल में बागवानी का जो ये मशगूला है ना, वैसे मैं अपनी बात क्योंकि हमारे यहाँ गाँव में बड़े बड़े घर होते हैं, तो मेरी हमेशा टमाटर, भिंडी, गोभी, साथ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आसपास से मिल जाती थी। लेकिन ये छोटी मोटी चीज़ें आप घर में बड़े आसानी से उगा सकते हैं। पुदीना हो गया, सब्ज मिर्च हो गई, इसी तरह कद्दू हो गया, फिर आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन आप ये देखें कि एक तरफ तो महंगाई है, टमाटर क्योंकि वहाँ पे जिस तरह तबाहकारी हुई है, तमाम तरफ फसलें तबाह हो चुकी हैं, तो आपके पास एक ज़बरदस्त ऑप्शन है कि छत पे, अगर आपका घर छोटा है तो कम से कम छत पे बहुत सारी बाल्टीज में रख के आप मिट्टी भर के बड़े ज़बरदस्त से गार्डन उसको बना सकते हैं और उसका फायदा आपके किचन को होगा। तो जनाब ये विक्रम पांडे हैं जिन्होंने ऐसा कमाल कर दिखाया और उत्तर प्रदेश से इनका पांडे साहब ने कमाल किया और कमाल भी ऐसा किया कि सारे टमाटर उगा के सिर्फ अपने पास नहीं रखे, अपने पड़ोसी बहन भाइयों में बांट दिए कि जाए अगर इतनी महंगाई है तो एहसास करता हूं मैं आपका और ये मैं तमाम लोगों में तकसीम कर देता हूं। तो अगर आप भी महंगाई से परेशान है तो अपने घर के छत पर या बागीचे में या फिर बालकनी में छोटा सा एक बागीचा बना ले जिसमें ज़रूरत की तमाम चीज़ें अगर आप उगा लेंगे तो मुश्किल का मुश्किल हो जाएगा और महंगाई से आपकी जान भी छूट जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देते हैं। अगली खबर जो है जनाब, ऐसी ऐसी खबरें हमारे सामने आती हैं डेली डोज की सूरत में या सोशल मीडिया की सूरत में जो देखकर आपको हैरान कर देती हैं कि देखिए जनाब, अब जानवरों का कोई भरोसा नहीं है और वो इंसानों जैसी ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ भी करते हैं। मतलब दर्जनों घरों में घुसकर तबाही मचाने वाला द्योहेकल, मतलब छोटा भी नहीं, इतना बड़ा, ये आप रीच देख रहे हैं जो आपको स्लैब पे नज़र आ रहा है। पता नहीं उसको किचन में क्या चाहिए था, पता नहीं वो किचन में क्यों घुसा, लेकिन यकीन करें 10 से 12 घरों में ये गया और जाकर इसने खूब तबाही मचाई। इसको बहुत दफ़ा पकड़ने की कोशिश की। अच्छा, हर बंदा हरमीत जानवरों को अलग तरीके से परसीव करता है। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, वो शरारत कर रहे, इट्स ओके। कई लोगों को तो बहुत गुस्सा आया, जिनका नुकसान ज़्यादा हुआ होगा उनको गुस्सा आ गया होगा। तो जनाब उन्होंने क्या किया, फिर इसकी शिकायत लगाई और एक लंबे अरसे बाद, बड़ी तगदो के बाद इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और आप अगर कहीं ऐसा शेल्टर होम, जो जानवरों का शेल्टर होम होता है, वहाँ पे अब इसको फिलहाल रखा गया। लेकिन जो इसके हमले की वीडियोस हम आपको दिखा रहे हैं ना, वॉशरूम क्या, डाइनिंग क्या, किचन क्या, दरवाजा ऐसे खोलते हैं जैसे अपने घर में जा रहा है। अंदाजा आप इसके गुस्से से लगा लें कि वाकई में ये बड़ा ज़्यादा गुस्से में था और इसने अपना गुस्सा निकाल भी दिया। लेकिन वाकई में रीच के हवाले से जो है बहुत सारे, क्योंकि इन शुमाली इलाक़ात में तो बहुत ज़्यादा हैं, आप तो वहाँ जाती रहती हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे दोस्त जो हमारे साथ बैठक होती है उनकी, तो बहुत सारी ऐसी किस्से कहानियाँ होती है रीच के हवाले से। यकीनन गुस्सा ना आए तो फिर अगर गुस्सा आ गया तो भाई ये जो पंजा मारता है ना, वो बड़ा ख़तरनाक किस्म का होता है। तो वाकई में इसको कंट्रोल किया गया, ये बड़ी बात है कि कोई जानी नुकसान ना हो। तोड़ फोड़ तो चलो आप फिर भी चीजें हो जाती हैं, लेकिन हाँ जानी नुकसान हो जाए तो बड़ा नुकसान होता है। अब इसको वहाँ किया जाएगा ट्रेन। देखिए ना, वांटेड लिखा हुआ है, मोस्ट वांटेड लिखना चाहिए था सलमान खान की मूवी की तरह कि हमें वांटेड है। तो खैर इसको पकड़ लिया और अब कोशिशें करें कि या तो इसके दिमाग में अगर कोई फतूर है या इसकी ट्रेनिंग करनी है, काउंसलिंग करनी है, तो उस शेल्टर होम में इसकी काउंसलिंग की जाएगी, इसको गुस्से से ज़रा काम किया जाएगा और उसके बाद फिर शायद दोबारा से जंगलों में छोड़ दिया जाए। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर हमने ब्राज़ील से आपको देनी है, जहां पर सोप बॉक्स रेस जो है उसका इनेकाद किया गया। ढलवान पर दौड़ती ये गाड़ियां जो है, इनकी इंटरेस्टिंग बात क्या है हरमीत, बगैर इंजन के हाथ से बनी हुई गाड़ियां है ना। अब देखिए आर्मी नहीं, हम आपको कोई खबर दे रहे, खबर का मकसद ये कि आप कभी सोचें अच्छा गाड़ी, अच्छा ठीक है, वो भी इंजन के बगैर, ओ माय गॉड, ये हाथ से बनी हुई गाड़ियाँ हैं इंजन के बगैर। और हरमीत ये अब हाथ से चला रहे हैं और आप रास्ते देखिए, कहीं स्लोप है, कहीं अप से, कभी डाउन है, और तमाम लोग दौड़ रहे हैं और लोग इंटरेस्टिंगली इसको एंजॉय कर रहे हैं, इर्द गिर्द के व्यूअर्स। छोटी मोटी चीज़ें को अच्छा बना के आप अच्छा इवेंट अरेंज कर लेते हैं, मेरे ख्याल में उससे जो चीज़ें वो गैदरिंग कहीं ना कहीं वो हंसी मजाक, तो मेरे ख्याल में एक अच्छी गैदरिंग है। और फिर आप अंदाज़ा लगा लें कि भाई आप जो ये बचपन को की यादें जो है ना, इसी तरह हम गाड़ियाँ जो बचपन में हम चलाया करते उस वक्त कोई इंजन वगैरह की गाड़ी, तो आजकल जो बच्चों के मज़े हैं वो लकड़ी से बनाया करते थे और उसी में जो है सारा दिन उसी पर खेल कूद का सिलसिला चल रहा है। तो मेरे ख्याल में ये देख के अंदाज़ा होता है, और इस बस को देख के आप अंदाज़ा लगा लें पुराने ज़माने में जो GTS हुआ करती थी, बिल्कुल शक्ल इसकी उसी तरह की बनी है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं आप अपने बचपन को दोबारा, उन यादों को दोबारा ताज़ा कर लेते हैं। हरमीत, इस तरह के कॉन्टेस्ट होते हैं, उसका बेसिकली मकसद भी यही होता है कि लोगों को इकट्ठा किया जाए, बचपन की कुछ यादें ताज़ा की जाएं और ज़िंदगी उस वक्त शादी कैसे होती थी उसको बताना, ये मकसद है। डन विद आवर डेली डोज फॉर टुडे, क्विक सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो। इसमें कोई सेकंड ओपिनियन नहीं है कि अगर पाकिस्तान में आप एक सर्वे करें, ज़्यादा दूर नहीं जाते, बाहर नहीं जाते, अपने ऑफिस से, अपने स्टूडियो से बाहर नहीं जाते। अगर हरमीत स्टूडियो की मैं बात करूं तो यहाँ पर मौजूद हम 2 गेस्ट के अलावा जो लोग भी मौजूद है आप समेत, तो यहाँ 3 से 4 कैमरामैन हैं। अगर मैं उनसे पूछूँ ना कि अगर आपने बाहर जाना है, आपको ये अपॉर्चुनिटी मिले, तो बस बाहर जाने के नाम से वो कन्विंस्ड हो जाएंगे कि ओके हाथ खड़े कर लिए यहाँ पे सबने। लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तानियों की, तो पिछले 5 साल में 11 लाख नौजवान हैं जो कि पाकिस्तान से जा चुके हैं। उसे आप ब्रेन ड्रेन कहें, उसे आप मुलाजमतों की वजह से कहें, या उसे आप पीआर के तौर पर कहें, क्योंकि आजकल के लोग बड़ी तादाद में पीआर भी अप्लाई कर रहे हैं, परमानेंट। बल्कि सुहा आप अंदाजा लगा लें कि गुज़िश्ता 1.5 साल में मेरे पास रिकॉर्ड है, रावलपिंडी में डेली 26,000 से तकरीबन 30,000 पासपोर्ट बन रहे हैं। उसी तरह जितना रश जो है 1.5 सालों में इस वक्त इस्लामाबाद के पासपोर्ट ऑफिस पर है, वो कभी हमने हिस्ट्री में नहीं देखा। यानी पाकिस्तान के इन सालों में कभी इस तरह रश हमने नहीं देखा। और अगर बात की जाए बरतानिया की, तो बड़ी तादाद में वहाँ की वेबसाइट्स और मुलाजमतों की जो दरख्वास्तें मौसूल उन्हें हो रही हैं, उसके मुताबिक 5.5% सिर्फ वो लोग जिनका ताल्लुक उनके मुल्क से नहीं है। मतलब उसमें सिर्फ फहरिस्त इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, नाइजीरिया भी और बहुत सारे दीगर ममालिक भी हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो अपना टैलेंट हम मुसलसल खोए चले जा रहे हैं और हमें कोई ऑप्शन नज़र नहीं आता, मासिवा इसके कि हमें इस चीज़ का पता भी है कि मुल्क की सियासी, माशी, इक़्तिसादी और मुआशरती सूरत हाल क्या है, लेकिन उसके बावजूद भी इस आज़ाद मुमलिकत में हम जॉब सीकर बनते हैं, जॉब क्रिएटर बनना हमारी प्रायोरिटीज़ में है ही नहीं। इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ जो पैनल मौजूद है उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। अब्दुल्ला चीमा हमारे साथ मौजूद है जो कि कॉरेस्पॉन्डेंट है हमारे बरतानिया से, उनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। और उनके साथ बिल्कुल इस कंसर्न टॉपिक पे राइट एडवाइस लेने के लिए अख्तर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद है जो कि कैरियर काउंसलर हैं। उनको आज के प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? फर्स्ट क्लास सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अब्दुल्ला, आपको भी आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अगर चूंकि आप जो कि इस वक्त आप लंदन में मौजूद हैं ख़ास तौर पे, और कहा यह जाता है, सुनने में आता है कि नाउ लंदन इज़ अ हब ऑफ ऑल दोज जो कि पाकिस्तानी बड़ी तादाद में वहाँ पर रहते भी हैं और वहाँ पर परमानेंट रेजिडेंस के लिए भी अप्लाई कर चुके हैं और जॉब के लिए बहुत बड़ी तादाद में। आप क्या समझते हैं कि जो रेशो है मुसलसल बढ़ती चली जा रही है, इसमें पाकिस्तानियों का कितना बड़ा नुकसान है और वहाँ के लोग इसे किस तरह से परसीव करते हैं, खासतौर पर कंपनीज जो हैं वो किस तरह से परसीव कर रही हैं इसे? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। जो मेन चीज़ है बेसिकली जो आपका क्वेश्चन है, ये कंपनीज किस तरह से इसको परसीव करती हैं। ऑब्वियसली पाकिस्तान इज अ हार्ड वर्किंग नेशन। यहाँ पे काफ़ी पाकिस्तानी आए हैं जिन्होंने अपना लोहा मनवाया है और यहाँ पर उन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस की हैं। यू कैन सी के यहाँ पे काफ़ी, यहाँ तो इवन मेंबर पार्लियामेंट है वो पाकिस्तानी है, बिलियनियर्स पाकिस्तानी है, एंटरप्रेन्योर पाकिस्तानी है। सिर्फ इंग्लैंड नहीं, पूरे यूरोप अमेरिका में भी आप देख सकते हैं पाकिस्तानियों ने अपनी काबिलियत मनवाई है, इसमें कोई शक नहीं है। पहले बरतानिया में जब लोग वगैरह जॉब ढूंढते थे तो मसला आता था इमिग्रेशन का, पासपोर्ट्स का, वीजा एक्सेस का, जो कि ब्रेक्जिट के बाद इजी हो गया, क्योंकि ब्रेक्जिट के बाद जब यूरोपियन कंट्रीज जो थे उनको अलग हो गए, तो अब कोई फ्रेंच, जर्मन या कोई भी वेल डेवलप्ड यूरोपियन कंट्री है, वो अगर वीजा अप्लाई करता है या पाकिस्तान, इंडिया या श्रीलंका या बांग्लादेश अप्लाई करते हैं तो उनको पैरेलल सिचुएशन में देखा जाता है। तो आई थिंक एक ये चीज़ काफ़ी हुई है पाकिस्तानियों के लिए आसान, और उन्होंने ज़्यादा जॉब वगैरह ढूंढने की कोशिश की हैं। और कुछ जाहिर सी बात है, एक अजीब सा माहौल भी बना हुआ है कि जिस तरह आपने कहा कि हर बंदा बाहर जाना चाहता है, तो वो एक देखा देखी सब कहते हैं बाहर जाना है। अब आपकी जो बात है कि लोग जॉब सीकर हैं, जॉब क्रिएटर नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बेसिकली लोग यहाँ पे आके आप देखेंगे स्टूडेंट्स आते हैं, वो यहाँ पे आके अपनी स्टडी भी करते हैं, एक छोड़ के दो जॉब भी करते हैं। मतलब दे जस्ट स्लीप लाइक 6 आवर्स 7 आवर्स, और उसके बाद या तो उनकी स्टडीज होती हैं या तो उनकी जॉब होती है। जो लोगों को लगता है कि जो यहाँ पे आगे घूमते फिरते खाते पीते मस्ती करते हैं, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है, मेहनत करते हैं। और फिर उनको चीमा साहब, एक और चीज जो सोहा ने शुरुआत में जो सवाल किया, बल्कि बहुत से नौजवानों से हमारी मुलाकात होती है और बाकायदा हमें भी कहा जाता है कि जनाब आपके लिए तो बड़ा आसान है, चले जाएं बाहर। लेकिन बाहर जाना जो है, आप तो देख रहे हैं सारी चीजों को, कितना ये आसान होता है कि बाहर जाके ये जो बड़े बड़े ख्वाब हमने सजाए होते हैं वो इतने जल्दी पूरे हो जाते हैं, कितना मुश्किल होता है, थोड़ा सा हम चाहते हैं कि आप शेयर करें आज। बिल्कुल मुश्किल तो बहुत होता है, इतना आसान नहीं है। मतलब यहाँ पे आते साल या आपके लिए हर चीज जो आप सोच के आते हैं पहले दिन नहीं मिलती। ऑब्वियसली आप पीआर के जैसे डिस्कस किया, पीआर का प्रोसेस भी 5 साल से लेकर 10 साल तक डिफरेंट रूट्स पे जाता है। यहाँ पे लोग पाकिस्तान कंपैरेटिवली 100% लोग जो आते हैं वो मेहनत इस डबल करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई कहे कि मैं पाकिस्तान में मेहनत नहीं करता था, पाकिस्तान में बहुत मेहनत करता था, यहाँ पे मेहनत नहीं करनी पड़ती, मुझे ऐसे लोग बहुत कम मिले या नहीं मिले, ठीक है। तो यहाँ पे लोग बहुत मेहनत करते हैं, तो वो मेहनत जब आप करते हैं वो किसी भी दुनिया के मुल्क में करें आपको रिवॉर्ड मिलता है। अब पाकिस्तान में कोई अगर बहुत ज्यादा मेहनत करे तो उसको उसका रिवॉर्ड मिलता है। अब ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में बिजनेसमैन नहीं डेवलप हो रहा है, ऐसा नहीं है कि लोग पाकिस्तान में बिलियनियर नहीं बन रहे, ऐसा नहीं है लोग पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योर नहीं बन रहे, लेकिन यहाँ पे थोड़ी चीजें उनके लिए एक्सेस ईजी हो जाती है। यहाँ पे आपको अगर बिजनेस करना थोड़ा वेलकम किया जाता है एज कम्पेयर टू अदर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में, जो एक फैक्ट है।
तो उसकी जो मेहनत का आपको रिवॉर्ड एज कम्पेयर टू अंडर डेवलपमेंट कंट्री थोड़ा जल्दी या थोड़ा आसान मिल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी मेहनत जाया जाती है बाई कंट्रीज में भी। अच्छा अब्दुल्ला, इस चीज़ को भी एड्रेस कीजिएगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पॉजिटिव इमेज जो आपने पोर्ट्रे किया, यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं है। लंदन समेत, बरतानिया समेत पूरी दुनिया में पाकिस्तानी जहाँ भी बसते हैं वो अपने टैलेंट को मनवाते हैं। लेकिन अगर हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, ब्रेग्जिट का आपने जिक्र किया, उसके बाद अब देख रहे हैं चीज़ें वर्क परमिट में ज़्यादा आसान होती चली जा रही हैं, लेकिन वहाँ पर क्या इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि इन तमाम बड़ी तादाद को कैटर किया जा सके, जो कि इस वक्त सोच रही हैं कि पाकिस्तान में देयर इज़ नो फ्यूचर, हमें बाहर जाना ही है और वहीं पर हमारा मुस्तकबिल है? जी डेफिनेटली ये जॉब अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे हैं, ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो NHS का नेशनल हेल्थ सर्विसेज जो है वो भी अंडर स्टाफ्ड है। आप चाहे डॉक्टर से बात कर लें, नर्सिंग स्टाफ से बात कर लें, केयर स्टाफ से बात कर लें, देयर इज अ ह्यूज डिमांड। फिर मैन्युफैक्चरिंग जो यहाँ पे है, वो यहाँ के जो अपने लोग हैं वो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग या उन जॉब की तो ज़्यादा आ नहीं रहे, ठीक है। तो जो हार्ड जॉब्स हैं, मुश्किल जॉब्स हैं, उनकी तरफ यहाँ पे लोकल जो उनके लोग हैं बरतानवी, वो इतना आ नहीं रहे। तो इसलिए उनको मतलब इनको यूके बरतानिया छोड़ के आप यूरोपियन वाले देखें, ऑस्ट्रेलिया देख लें, सब ममालिक को इमिग्रेंट्स तो अलाउ जरूरत है ही है ताकि वो आए यहाँ पे। जो उनकी जो जॉब्स हैं जो बिल्कुल खाली पड़ी हुई हैं, जो उनकी इंडस्ट्री को सफर हो रहा है कि स्टाफ नहीं है, हॉस्पिटैलिटी देख लें, तो उसके लिए उनको बुलाते हैं और वो जॉब्स हैं। ऐसा नहीं है जॉब नहीं है, काम करना हो आपने तो आपको जॉब मिल जाती हैं। और काफी सेक्टर्स हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं कि उनको स्किल्ड लोग नहीं मिल रहे। तो अब एज अख्तर अब्बास साहब आपकी तरफ आएंगे। सर जाहिर बात है बहुत सारे नौजवान आपको सुनते हैं यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे आप काफ़ी वायरल हैं और बहुत सारे लोग जो हैं उस पर अमल भी करते हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे कि नौजवान, हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग जो मुतालिया करके, जिनके पास आसपास जितने उनके पास जमा पूंजी भी होती है, वो करके वो वीज़े लगाने के लिए बाहर चले जाते हैं। लेकिन मैंने देखा है, क्योंकि मैं बाहर रहा हूँ, जो चीमा साहब ने जो बात की, अगर यही काम पाकिस्तान में जो हम नहीं करते, जो बाहर हम करते हैं, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हम अपने मुल्क में अपना अच्छा एक नाम बना सकते हैं, अपना बिजनेस, और अपने ही मुल्क में आराम से रह भी सकते हैं? अच्छा, इसमें एक जो बुनियादी चीज़ है वो हमारा सोचने का अंदाज है। दुनिया की ओपन मार्केट है, जैसे पाकिस्तान भी ओपन मार्केट है, जहाँ भी आपकी डिमांड होगी आप वहाँ जाएंगे। अगर आप परफॉर्म करेंगे तो लोग आपको रिस्पेक्ट भी करेंगे, पे भी करेंगे। इन पाकिस्तानी लोग जो बाहर जाते हैं ये जाके मांगने थोड़ी जाते हैं, ये ओपन मार्केट है, कॉम्पिटिटिव मार्केट है, अपनी सलाहियत की बुनियाद पे। अब मुझे याद है दुबई में, अबू धाबी में 2 मुल्कों के लोग बहुत ज़्यादा हैं, इंडिया के और पाकिस्तान के। अच्छा, पाकिस्तानी लोग जहाँ भी जाते हैं, अगर इनकी ओरिएंटेशन ठीक हो तो दे आर टू गुड परफॉर्मर। अगर इनकी ओरिएंटेशन ठीक नहीं होती, लाइक इंडिया से जो लोग आते हैं, मलयालम से, तमिल से, ये बहुत मेहनती हैं, ये वहाँ जाके मैनेजमेंट के कोर्सेज करते हैं, ड्राइविंग सीखते हैं, अंग्रेजी सीखते हैं, तो उनकी पे पाकिस्तानियों से ज़्यादा होती है, क्योंकि ओरिएंटेशन अच्छी होती है। मतलब हमारे लोग 2000 पे जाते हैं और वो तब तक 8-8 हज़ार पे चले जाते हैं। तो इसी तौर पे लंदन में या बरतानिया में जो लोग जाते हैं, यूरोप में जाते हैं, जो लोग फुली प्रिपेयर्ड होके जाते हैं, ये सिर्फ आप गोता खाने चले जाएं, ब्लाइंड होके चले जाएं तो जाके कुछ पता नहीं होता। लेकिन अगर आप जाते हैं, देखिए ये हम जब भी बात कर रहे थे, आप उसका सुहा दे रही थी इंट्रो, तो ये कोई बहुत ख़राब बात नहीं है, ये कोई ब्रेन ड्रेन भी नहीं हो रहा। इट्स लाइफ, ज़िंदगी में आगे बढ़ने का हक सबको है, उनके ख्वाब हैं। यहाँ भी 12 साल तो लगते हैं आमतौर पे आपको अपनी मर्जी के ख्वाब पूरा करने में। बाहर जाके भी एक दिन में नहीं हो जाते, लेकिन वहाँ जो हार्ड जॉब्स हैं, कोई आपको पहचानता नहीं है, तो वहाँ हर मुश्किल और उल्टे सीधे काम हमारे लोग कर लेते हैं। यहाँ नहीं करते, यहाँ भी अगर करते रहें, वरना यहाँ भी बहुत अच्छी मार्केट है। आप सोचिए, चंद लाख लोग जाने से पाकिस्तान को कभी भी फ़र्क नहीं पड़ा। 1 करोड़ लोग हैं बाहर पाकिस्तान के अप्रॉक्सी। इंडिया से भी ऐसे ही हैं, बांग्लादेश से भी ऐसे ही हैं। आप इवन अमेरिका में देख लें, कितने मुल्कों से लोग जाते हैं, तो इनको बुराई नहीं माना जाता, ये उस मुल्क को कमा के देते हैं। अच्छा अख्तर अब्बास साहब, इस चीज़ को भी एड्रेस कीजिएगा। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत पॉजिटिव अप्रोच है जो कि होनी भी चाहिए टुवर्ड्स लाइफ, टुवर्ड्स प्रोफेशनल लाइफ। लेकिन आप जिन चीज़ों पर काम करते हैं, जिन चीज़ों को एड्रेस करते हैं, वो आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ, आपकी ज़वाजी ज़िंदगी भी है, और लोग आपको देखने वाले और सुनने वालों की तादाद बहुत बड़ी है। इसमें कोई दो राय नहीं कि आपको बाहर जाना चाहिए, अपने लिए, अपने कारोबार के लिए, अपने अच्छे मुस्तकबिल के लिए। लेकिन सर, हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं, यूनान का केस हमारे सामने है, इसके अलावा ऐसे बेशुमार केसेस, जैसे हरमीत ने सवाल किया कि ज़िंदगी की जमा पूंजी लगा के हमें लगता है बाय हुक और बाय क्रुक बाहर जाना इज़ द लास्ट ऑप्शन, उसके बाद ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। मैं चाहती हूँ आप उन नौजवानों को एड्रेस करें कि अगर आप जा सकते हैं, वसाइल मौजूद हैं तो जाएं, लेकिन पाकिस्तान में भी आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप यहाँ भी कुछ कर सकते हैं। अगर आपके पास वसाइल नहीं है बाहर जाने के, तो यहाँ क्या करें नौजवान? अब लाइक जो पिछले चंद बरसों से यहाँ मैंने बहुत बड़ा इशू देखा,
वो ये कि हमारी 2 क्लासेस में जो बच्चे हैं, लाइक एलीट में भी और अपर मिडिल में, ये बिल्कुल काम करना नहीं चाहते। यानी जो लोअर मिडिल है और मिडिल है, यहाँ एग्जिस्टेंस का मसला है, उन्हें जीने का मसला है, तो वो अपने ख़ानदान को जीता रखना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो जिनके लोग कंफर्टेबल ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उनके बेटे काम पे बिल्कुल आमादा नहीं है, वो शॉर्टकट चाहते हैं कि बना बनाया उनको मिल जाए। जो बिल्कुल लोअर क्लास है, ये एफर्ट करने पे अगर बिलीव करें तो दुनिया में अल्लाह का हुक्म है, लैसल इंसान इल्ला मासा, आप एफर्ट करते हैं आपको उतना मिल जाता है। यहाँ भी मिलता है। हमने पाकिस्तान में सिर्फ गुर्बत तो नहीं देखी, यानी हमारे सामने की बात है। इतने बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स, यानी मैंने ऐसे लोग भी देखे जो टॉफियाँ बेचते थे इस पे ट्राईसाइकिल पे, और बाद में उन्होंने वो फैक्ट्रियाँ खरीदी और बनाई। ये सर ये बात तो दुरुस्त है, लेकिन एक चीज जो हम देख रहे हैं, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, लेकिन अगर हम आज की जो सिचुएशन है, कहीं ना कहीं हुकूमत पर हमेशा हम इसलिए तनकीद करते हैं कि हौसला थपकी नहीं दी गई है। अब्दुल्ला पाजी, ख्वाहिश, मैं जितने भी लोगों से मिले, आपको भी बहुत बड़े रिश्तेदार कॉल करेंगे कि भाई हमारे भी कुछ कर लो। अब ख्वाहिश तो बहुत सारे नौजवान, क्योंकि वो जो लाइफ देखते हैं, फिर कहीं ना कहीं लाइफ की जो सिक्योरिटी है, कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी चीजों के हवाले से अब आना तो है। पाजी चलिए कनाडा, अब अगर आपने कनाडा जाना है, पाजी अमेरिका जाना है, यूके जाना है, करना है क्या, कौन कौन से ऐसे स्किल्स हैं यूके में बैठ के जाके, कम से कम अगर वो उनके पास ये स्किल्स हों तो जाके वो कुछ अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, लाइक पाकिस्तान में एक बड़ी ब्लेसिंग हुई पिछले चंद बरसों में, ये टेविटा जो बना अदारा, इन्होंने बच्चों को स्किल देना शुरू किया। ये किसी भी मुल्क में जाते हैं तो इनको जाके बुनियादी जो हुनर है वो तो आता होता है। ये जो छोटे छोटे हुनर हैं, ये किसी भी मुल्क में जाएं वहाँ इनकी ज़रूरत होती है। अब लाइक जो लोग यूके में जाते हैं, आपको पता है वहाँ मिस्त्री मिलता नहीं है, पेंट करने वाला नहीं मिलता, लोग अपनी टाइलें भी खुद लगा रहे होते हैं, पेंट भी, छोटे छोटे काम जितने हैं हमारे लोग सब जाके खुद कर रहे होते हैं। हमें वहाँ लोग स्टोरियाँ सुनाते हैं कि गोरी आती है, गाड़ी में से उतरती है, झाड़ू किया, झाड़ू वापस रखा। अच्छा, अब लोगों को वो, हाँ जी, वो लोगों को इंस्पायर करता कि गाड़ी में बैठना, लेकिन काम तो लाइक अब फ्रांस में चले जाएं तो सफाई करने वालों को सबसे ज्यादा पैसे वहाँ मिलते हैं। अच्छा अख्तर वासिफ, एक और चीज़ आप देखिए, हमारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे एक टर्म यूज़ करते हैं अमेरिकन सिस्टम। क्यों करते हैं वो? इसलिए बिकॉज आपने अपना काम खुद करना है, अपना खर्चा खुद उठाना है, अपने पैसे खुद देने हैं। अब्दुल्ला, मैं चाहती हूँ कि आप इस पर आप भी कमेंट करें कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है ये समझना कि आपको कहीं भी जाके दुनिया में वही करना पड़ता है जो कि बेसिक लाइफस्टाइल के रूल्स होते हैं, ज़िंदगी गुजारने के जो अहम असूल हैं। बिल्कुल, आपको मतलब मेहनत तो करनी पड़ती है, और कोई भी काम यहाँ पे कहते हैं छोटा या बड़ा नहीं होता। कहते हैं पाकिस्तान में भी है, लेकिन हम उसको समझते हैं छोटा या बड़ा, यार ये काम नहीं करना, रिश्तेदार क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे। लेकिन जिस तरह हरमीत भाई ने कहा कि अगर किसी ने बाहर जाना हो तो क्या स्किल सीखें, तो मेरा ज़ाती राय ये है कि हमें अपनी जो कौम है ना, हम अपने लोग हैं, अपने यूथ हैं, उनको मोटिवेट करना चाहिए कि आप स्किल से ज़्यादा एजुकेशन सीखें। इंडिया, आपको पता है कि सऊदी इतना ऑयल एक्सपोर्ट नहीं करता जितना इंडिया क्या नाम IT एक्सपोर्ट करता है। तो हमारे लोग क्या नाम IT में क्यों नहीं सीखते? IT में सीखने के लिए आपको यूट्यूब, आपके पास सोर्स है, आप सीखें। आपने वेब डेवलपर बनना है, आपने ईमेल मार्केटर बनना है, आपने डिजिटल मार्केटर बनना है, आपने किसी और कोई कोडिंग सीखनी है, साइबर सिक्योरिटी सीखना है, कुछ भी सीखना है, उनकी सैलरीज एज कम्पेयर टू कोई नॉर्मल जॉब है, चाहे वो क्या नाम है किसी क्लीनर की है या पेंटर की है या किसी और चीज से, उससे बहुत ज्यादा है। ठीक है, पेंटर की सैलरी आपकी पता यहाँ 30,000 या 35,000 पाउंड सालाना चली जाएगी, टैक्स वगैरह काट के आपको शायद कम मिले। लेकिन जो IT की आपकी जॉब्स हैं वो आपकी $1,00,000 से भी ऊपर जा सकती है, $1,00,000 से ऊपर जा सकती है, आप इस स्टैट्स रन कर लें। और ये ऐसी जॉब्स है कि इन केस कल को आप कहते हैं यार तंग आ गया मैं बरतानिया से, तंग आ गया मैं कनाडा से, तंग आ गया अमेरिका से, अपने मुल्क वापस जाना है, तो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ कंपनीज, ऐसी कंपनीज हैं जो आपको वही सैलरी देती हैं अगर आप रिमोट काम कर रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम वाली पॉलिसी भी हमने देखे पिछले चंद सालों में बहुत ज़्यादा एक्सपैंड की है। दुनिया में आप कहीं बैठे हैं, इंटरनेट और लैपटॉप है वो दो वाहिद चीज़ें जो आपको कहीं भी मुलाजमत दिलवा सकती हैं और आप कहीं बैठ कर भी काम कर सकते हैं। ऑल दो अब्दुल्ला, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। और आपके रिव्यूज़ जो हैं वो बहुत काइंड भी थे और होपफुली कि आपको समझ भी आए होंगे। अख्तर साहब, आपकी तरफ आती हूँ, जो बात आप कर रहे थे उसी पे मैं उसी को कंटिन्यू करती हूँ कि मैंने कहीं ये भी सुना कि बाहर ट्रक ड्राइवर्स की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। अब एक ट्रक ड्राइवर यहाँ पर हम उसे किस तरह से परसीव करते हैं ना कि चाय पीनी है, मियाँ जी की दाल खानी है या शनवारी खानी है, समथिंग लाइक ना। अब हमें कितना ज़्यादा ज़रूरी हो गया बीइंग अ करियर काउंसलर, आपके पास जो लोग आते हैं वो ज़्यादातर क्या डिमांड लेकर आते हैं? अच्छा, आपको इस बात का कैसे पता कि ये लोग दाल भी खाते हैं और बहुत अच्छा गोश्त मैंने खाई भी है ना। अच्छा, मेरे एक ज़ाती दोस्त यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे एंड ही लेफ्ट फॉर कनाडा और वहाँ जाके वो ड्राइवर बने। अच्छा, कनाडा की जो है वो लंबाई में है, यानी अगर आप मंडे को चलते हैं तो
3 दिन आप चलते रहेंगे, वहाँ ड्रॉप करेंगे, फिर वापस आएंगे। Okay. तो बहुत महंगी जॉब है, यानी बहुत पैसे पेइंग मिलते जॉब, हैं बहुत इसके। पेइंग जॉब है। paying job। इसी तौर पे याद रखिए, जितने भी सख्त जानी के काम हैं, इनकी दुनिया में पे ज़्यादा है और यहाँ कम है। बिल्कुल ज्यादा है। यहाँ हम सर, करना नहीं comparatively चाहते, यहाँ हम कम करना है, नहीं चाहते, यहाँ वो यहाँ हम करना नहीं चाहते। ये सच है। लाइक पाकिस्तानी लोग जो सऊदी अरब में हैं, दुबई में हैं, जो बड़ी बड़ी क्रेनें चलाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। डबल टाइम लगाते हैं, Double time अल्लाह माफ लगाते हैं। करे, यानी जान का खतरा भी उसमें dangerous होता काम है, है। लेकिन उसमें पैसे बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारे लोगों का जो शॉर्टकट है वो टोटल सेहत का ख्याल नहीं करेंगे, अपनी जान की हिफाजत का नहीं होगा, पैसे का होगा, और वो पैसे आमतौर पर भेजते हैं और पीछे घर वाले उसको मज़े उड़ाते हैं। बिल्कुल ठीक। जो बच्चे मेरे पास आते हैं काउंसलिंग के लिए, ख़ास तौर पर बाहर जाने के लिए, तो मैं उन्हें 2 चीज़ों का ज़रूर कहता हूँ। लाइक 60s में जो हमारा जनूबी एशिया, यहाँ से बहुत लोग अमेरिका गए। ये सब वो थे जिनके नाक फिसे हुए थे, इन्हें फीने नाक वाला फीने। कहा जाता था, बल्कि वहाँ येलो और वो हमारा डडू कहा जाता है ना, बिल्कुल। तो इनका मजाक उड़ाते थे। और उन्होंने आके अपने पे बड़ों से गिला किया कि हमें वहाँ अमरीकी जो लंबे लंबे 6-6 फुट के वैसे हमारा कहते हैं। मजाक उड़ाते हैं। अब उनकी बिल्कुल। किताबों में पूरे वाक़यात दर्ज हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर तुमने वहाँ एग्जिस्ट करना है और वहाँ विन करना है, तो फिर इन चीज़ों को सुनना बंद कर दो। और जो उनके एबिलिटीज़ हैं मैनेज करने की, देखें जो लोग जापान में काम करके अमेरिका जाते हैं उनको डबल पे मिलती है, क्योंकि वो 2 अलग अलग कल्चर को जान के वहाँ जाते हैं। बिल्कुल। यानी वो मैनेजरियल पोजीशन पे वो ज़्यादा कॉम्पिटेंट माने जाते हैं। जो अमेरिका से वहाँ जाते हैं उनकी पोजीशन भी ज़्यादा। जो लोग इंडिया से गए हैं अमेरिका, इस वक्त 10 बड़ी कंपनियों के CEOs हैं। बिल्कुल ठीक। तो ये पिछले 20 सालों में हमें दाद देनी चाहिए कि उन्होंने दे हैव लर्नड कि टॉप पे कैसे जाना है, क्या कॉम्पिटेंसी। हमारा सिर्फ एक लड़का है जो KFC इस वक्त वर्ल्ड को लीड कर रहा है, ही बिलोंग्स टू कराची। ही वॉज वेरी क्रिएटिव। दुनिया में क्रिएटिविटी की इतनी कीमत है, इतनी कीमत है, क्रिएट द थिंग्स। और सर पाकिस्तान में कमी भी नहीं है। तो सर यहाँ पे सवाल आम यही बात है ना कि अगर हम देखें, यही बात तो हम भी कह रहे हैं कि एक तरफ हम देखें कि पड़ोस में इतने जीनियस, और इंडिया बारहा ये बात करता है कि दुनिया मुख्तलिफ चीजें जो है दुनिया को प्रोवाइड करती है, हम लोगों को ब्रेन प्रोवाइड कर रहे हैं अपने मुल्कों को चलाने के लिए, मुख्तलिफ कंपनीज के जिस तरह वो CEO बने। मसला इंस्टीट्यूशन का है। आपको नहीं लगता कि कोताही यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम की है कि इतना टैलेंट हो के बहुत सारे नौजवान हम देखते रहते हैं जो कहीं ना कहीं ख्वार होके निकल जाते हैं, इन लोगों पे इन्वेस्टमेंट आपको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कम अच्छा, है? मुझे अगर चाहे वो हमारे असातिज़ा जितने माफ भी करें छोटे- तो मैं ये बिल्कुल इस पे मैं कन्विंस्ड हूँ कि हमारे यहाँ असल प्रॉब्लम असातिज़ा की विजन की कमजोरी है। हमारे जो मैक्सिमम असातिज़ा हैं ये उन्हीं कॉलेजों यूनिवर्सिटी में पढ़े और वहीं पे इनकी जॉब हो गई। इन्होंने दुनिया का समंदर देखा ही नहीं, एक्सपोजर नहीं है। इनका एक्सपोजर नहीं है, इवन दुनिया के चैलेंजेस नहीं जानते। तो जब आप चीज़ों को जानते नहीं, आप उसके मुताबिक तैयार भी नहीं करते। ये सबसे बड़ी वजह तो ये है। दूसरा ये देखें, दुनिया में आप जब भी किसी जगह जाते हैं, आप सोचिए इस वक्त पाकिस्तान के 7 वो लोग हैं जो दुनिया के टॉप जो एनिमेटर हैं उनमें हैं। इवन अताला ईसा खिलवी की जो साहबजादी है, जब यहाँ से गई थी तो 18 साल की थी और उसने मेरे ख्याल इस वक्त 4 बड़े अवार्ड दुनिया के जीते हैं। मुकीम खान से लेके 7 बड़े लड़के हैं जो हॉलीवुड की मूवीज़ के एनिमेटर्स हैं। ये इतना बड़ा शोबा है। NCA में आप पढ़ें, पंजाब यूनिवर्सिटी के फाइन आर्ट्स में पढ़ें, ये वहाँ बाहर जाएं, पढ़ाने का मौका है, एनिमेशन का मौका है, क्रिएटिविटी का मौका है, और इनको कोई सिफारिश नहीं चाहिए होती। यू मस्ट हैव द टैलेंट। दुनिया में और पाकिस्तान में भी, मैं तो पिछले 12 साल से पब्लिक सर्विस कमीशन का एडवाइज़र हूँ। आपको हैरत होगी कि 7 लाख नौकरियां हैं यहाँ सरकारी तौर पे। कभी लोग अपनी कॉम्पिटेंसी की बुनियाद पे आते हैं, यार इतने लोग एग्ज़ाम देते हैं, पास करते हैं। लड़कियां ज़्यादा मेहनती हैं, उनको ज़्यादा जॉब्स मिल जाती हैं। वो अंग्रेज़ी अच्छी सीखती हैं, बोलती अच्छी हैं, मैनरिज्म उनका अच्छा होता है, अपने आप को कैरी अच्छा करती हैं। लोगों को ये बात समझ नहीं आती कि जिस ओहदे पे आपने जाना है, जिस मनसब पे जाना है, जिसने आपका इंटरव्यू करना है, वो जज ये नहीं करता कितने कद के हो, सूरत कैसी है, वो ये देखता है कि आप वहाँ बैठे लगोगे कैसे। यानी अगर सोहा यहाँ बैठ के सूट करती है तो शी वुड बी देयर।
अगर यू आर नॉट सुटेबल फॉर द पोजीशन। सर एक और चीज जो मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज देखे हैं, जो बाहर नौजवान हैं मुख्तलिफ ममालिक से, मैंने उनके इंटरव्यूज देखे हैं, फिर अपने पाकिस्तानियों के देखे हैं। बहुत सारे ऐसे नौजवानों को मैंने देखा है, बहुत टैलेंट है उनमें, वो बाहर जाके एक तो काम भी करते हैं, वही फीस उन्होंने देने के लिए काम भी करना होता है और साथ में पढ़ाई भी, तो ध्यान कहीं ना कहीं बढ़ता रहता है। आपको नहीं लगता कि बहुत सारे ममालिक सस्ते जो है कर्जे देते हैं, फिर जाके जब आपको जॉब मिल जाती है कहीं ना कहीं आपको उसका फायदा भी मिल जाता है, तो उनको काम पे ज्यादा जो है फोकस उनकी एजुकेशन पे होता है? अच्छा, आप का सवाल बहुत शरारती है। आप सोचिए पाकिस्तान में सबसे महंगा जो तालीमी इदारा है वो लम्स है। बिल्कुल है। और ये गांव तक लेवल पे जाके जो बेस्ट ब्रेन है उनको ढूंढ के लाता है। IBA कराची, IBA सक्खर, ये भी इंटीरियर सिंध में जाके, मुझे चूंकि इन बच्चों को ट्रेनिंग देने का मौका मिला इसलिए मैं जानता हूँ कि कहाँ कहाँ से वो ढूंढ के लाते हैं, और आम से गरीब बच्चे 100% फ्री पढ़ जाते हैं। यूरोप का, अमेरिका का और बरतानिया का जो बहुत अच्छा है कि आप जो भी पढ़ना चाहते हैं आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है, और आप बाद में जॉब के बाद उसको थोड़ा थोड़ा उतारते रहते हैं। और अगर पाकिस्तानी लड़कियां ले लें तो उनके रिश्ते ख़राब होते हैं। बाज़ दफ़ा तो वो कहते हैं तुमने हमको बताया क्यों नहीं कि इतना लोन तुम पे चढ़ा हुआ है, हालांकि उन्होंने देना नहीं होता। अच्छा, वहाँ की एक और खूबसूरत बात जो हमारे यहाँ नहीं है, जो मुझे बहुत बुनियादी फ़र्क लगता है, वहाँ 16 साल की उम्र तक लड़का या लड़की जो भी पढ़ रहा होता है उसके बाद वो मैच्योर हो जाता है। उसको कुछ वर्किंग आवर्स की इजाज़त मिलती है कि तुम इतने घंटे काम कर सकते हो, यानी वो 7 दिन नहीं काम कर सकेगा, 2 दिन का उसको और घंटे तक क्लियर होते हैं। उसमें जो अर्न करना है ये अर्निंग नहीं है, बेनिफिट आपका पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो जाता है पैसे के बारे में, अपनी सलाहियत के बारे में, खुद अपने करियर के बारे में। हमें तो 28-29 साल तक ये नहीं पता होता कि करना क्या है। सर अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी वर्थ, अपनी आपको अपनी कदर व कीमत पता होना, ये आपको एक रियलाइज़ होता है सब उस वक्त काफ़ी वक्त गुजर चुका होता है। तो अपने जो टैलेंट की कदर वो आपने पहले खुद करनी होती है, फिर वो कंपनी या वो इदारा करते हैं जिसको आप सर्विसेज दे रहे होते हैं। बट ऑल दो अगर हम वीज़े की बात कर रहे हैं, मुल्क से बाहर जाने वाले नौजवानों की बात कर रहे हैं, तो फिर वीज़ा एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, खुरम फारूक उन्हें कहते हैं। उनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। खुरम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। ऑब्वियसली इस पैनल में आपका होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, बिकॉज हम जानना चाहते हैं कि जो लोग आपके पास आते हैं अपनी एप्लीकेशंस लेके और वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तान में उन लोगों की, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे ज़्यादा बेसिक डिमांड्स उनकी क्या होती है आपसे? मैम, इस वक्त अगर आप बात करें कि बाहर जाने वालों की, तो सबसे ज़्यादा जो डिमांड है वो इस वक्त है UK, यूरोप और कनाडा की। जो लोग हमारे पास आते हैं, और उसमें 3 से 4 कैटेगरीज के लोग होते हैं जो हमसे वीज़ा की डिटेल्स लेते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं। उसमें सबसे पहले तो आपकी जो सबसे बड़ी कैटेगरी है वो स्टूडेंट्स की कैटेगरी है, जो सिंस मैनी इयर्स जो हमसे वीज़ा एक्वायर करने के लिए क्यूरीज करते रहते हैं। और उसके बाद दूसरे नंबर पे जो लोग सबसे ज़्यादा क्यूरीज करते हैं वो होते हैं जिनके पास थोड़ा सा विजडम होता है, थोड़ा सा गाइडलाइन होती है कि उन्होंने अपने फ्यूचर के साथ क्या करना है। और जैसे हमारे प्रोफेशनल्स हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो हमारे पास लोग क्यूरीज करते हैं ज्यादा आजकल, जो पिछले 2-3 साल से ट्रेंड ज्यादा देखा गया, वो है जो अभी आप प्रोग्राम में बात भी कर रहे थे, जो एलीट क्लास से, अपर क्लास से ताल्लुक रखते हैं, जिनके पास इन्वेस्टमेंट्स हैं, जिनके पास पैसा है और वो अपने इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करना चाहते हैं। बेसिकली जो थोड़ा सा इनसिक्योर है अपने मामलात को लेकर, यहाँ पर अपने बिजनेसेस को लेकर, यहाँ की पॉलिसीज से, स्पेशली डॉलर की इन्फ्लेशन से। और चौथे नंबर पे जो आप बात कर रहे थे, जो इजी मनी सीकर्स हैं, वो सबसे बड़ी तादाद में आजकल हमारे पास क्यूरीज के लिए आते हैं। इजी मनी सीकर्स वो होते हैं जिनको हम पूछते हैं कि आपने बाहर जाना है तो आपने क्या करना है, किस लिए जाना चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि हम कुछ भी कर लेंगे। तो ये 4 कैटेगरी तो ज्यादा हमारे से क्यूरी करते हैं। यस। अच्छा ठीक है जी, हरमीत। अच्छा सर, आपसे जानना चाहेंगे, एक तो हम देखते हैं कि बहुत सारे नौजवान, जिस तरह आपने फरमाया कि वो अप्लाई करते हैं 3-4 कंट्रीज में, लेकिन बहुत सारे नौजवान हम ये देखते हैं कि टैलेंट भी होता है बहुत, और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये हो जाएगा इनके का काम, लेकिन फिर भी हमें देखते हैं कि कहीं ना कहीं वीज़ा उनका रिजेक्ट हो जाता है। क्या कोताहियाँ, कौन सी गलती होती है उनसे जिसकी वजह से उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाए और फिर मायूसी में कहीं ना कहीं अप्लाई करना भी छोड़ देते हैं? रिगार्डिंग स्टूडेंट वीज़ा, जो सबसे बड़ी रीजन है वो ये है आजकल कि जो मार्केट में हमारे ट्रेंड चल रहा है केसेस बनाने का, वो सब होते हैं सेल्फ मेड केसेस।
यानी कि मेरे पास एक स्टूडेंट आया है, उसके पास इनफ फंड्स नहीं है, तो मार्केट में ऐसे लोग मौजूद हैं जो चंद पैसों के लिए उनको स्टेटमेंट्स बनाकर दे देते हैं। उसके बाद दूसरी रीज़न ये होती है कि जस्टिफाई नहीं कर पाते अपनी स्किल्स को, वहाँ जाने को अप्लाई करते हैं, लेकिन उनकी प्रोफाइल इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि उनका वीज़ा उनको लग सके। और तीसरी बात है हमारी क्रेडिबिलिटी की, कि मार्केट में बीइंग पाकिस्तानी कहना तो थोड़ा सा ये गलत होगा, लेकिन हमारी जो इमेज है, हमारी गुडविल है, वो मार्केट में इतनी अच्छी नहीं है जितनी बाकी कंट्रीज की है। अच्छा खुरम, लास्टली इस चीज़ को भी एड्रेस कीजिएगा। मैं जानना चाहती हूँ कि अगर हम उन तमाम लोगों की तादाद के काउंट करने की कोशिश करें, अगर हम कोविड के एरा की खास तौर पर बात करें, तो उस वक्त आपको पता है बहुत सारी पाबंदियां थी। अब चूंकि उनको ईज आउट किया गया है तो वर्क परमिट पे बहुत बड़ी तादाद में लोग अप्लाई भी कर रहे हैं, और ख़ासतौर पे स्कॉलरशिप पे अब काफ़ी लोगों को आसानियाँ हो रही हैं। अब आप बताइएगा कि इसमें लोगों के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? अगर स्टूडेंट्स बड़ी तादाद में जाना चाहते हैं तो उन्हें आप क्या गाइड करेंगे? अगर फॉर द सेक ऑफ द जॉब दे वांट टू गो अब्रॉड जाना चाहते हैं तो उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? सबसे पहले मैं आता हूँ प्रोफेशनल्स की तरफ। जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसे अभी आपके अब्दुल्ला चीमा साहब भी बात कर रहे थे, मैं उनको सुन रहा था कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हर जगह पे बहुत ज़्यादा हैं, और हर कंट्री, हर नेशन जो है वो स्किल्ड लोगों को ढूंढ रही होती है। तो अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आप उसमें अपना स्किल सेट ऐसा डेवलप करेंगे, कहीं भी आप जाएं तो आप अपनी पोजीशन को जस्टिफाई कर सकें और आपके अपने काम पे ग्रिप मौजूद हो। स्टूडेंट्स के बारे में, स्टूडेंट्स को मैं यही कहूँगा कि जब वो अप्लाई करें तो सबसे पहले वो अपनी डिग्री के बारे में सोचें, उनका पास क्या था, उनका इंटरेस्ट क्या है। और अभी जैसे आप बात कर रहे थे कि हमारे ज़्यादातर नौजवान जाकर और जॉब्स करते हैं, तो अगर आप अपने स्किल सेट पे ही जाएं, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आपकी पास एजुकेशन है, उसी में आप अप्लाई करें और उसी में आप अपनी डिग्रीज कंटिन्यू करें और जाकर उसी से रिलेटेड फील्ड जॉब्स ढूंढें, तो आपके चांसेस बेहतर हैं कि आप वहाँ सर्वाइव भी बेहतर कर सकते हैं, आपके वीज़ास लगने के चांसेस भी बेहतर हैं। अच्छा, और वहाँ जाकर आप एक अच्छी अर्निंग भी ले सकते हैं। अच्छा खुरम, आप जो गाइड कर रहे हैं ना, ये गाइडेंस ही बेसिकली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अख्तर अब्बास साहब, अगर मैं आपकी तरफ आऊँ, टेक्निकलिटीज़ में आपने बहुत खूब भी बात की और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने गाइड किया, तमाम जो पैनल हमारे साथ था। लेकिन थोड़ा सा इमोशनल पर्सपेक्टिव से भी, बिकॉज आप बहुत सारी ऐसी चीज़ों को भी एड्रेस करते हैं जो कि इमोशनली आपको या स्ट्रॉन्ग करती हैं या आपको गाइडलाइन देती हैं। परदेसी लफ्ज़ ही बहुत इंटेंसिटी वाला है, आप इसको भी ज़रा फील करें ना, आप बल्कि फील कर सकते हैं ज़्यादा बेहतर अंदाज में। अब उन माओं का, बहनों का जिगरा भी था। अब अगर हमें बस यूनान के वाक़े को हम रिकॉल करें, सर 300 से ज़ायद पाकिस्तानी थे, 35 से ज़ायद कश्मीर से उनका ताल्लुक़ था। हम बग़ैर कानूनी तरीक़ों से, और हम भेंट चढ़ जाते हैं एजेंट्स के, लेकिन हमें ये होता है कि बाहर जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। सर इस सोच को भी तो हमने कहीं ना कहीं एड्रेस करना है। बाहर जाके सब ठीक नहीं होता। मुझे कुछ अर्सा पहले तुर्की जाने का इत्तेफाक हुआ था। तुर्की की इन दोनों पॉलिसीज फ्रेंडली हैं, हाँ, वो वीज़ा आसानी से दे देते हैं। पर जितने लोगों को वीज़ा मिला, आप सोचिए वहाँ जाके आप करोगे क्या? आपको तुर्की ज़ुबान ही नहीं आती, तुर्की में अंग्रेजी नहीं बोली जाती, वहाँ उर्दू नहीं समझी जाती, वहाँ पंजाबी बोलने वाला कोई नहीं है। सर मैंने पानी मांगा, उन्हें वाटर का नहीं पता। जी हाँ, नहीं पता उनको। अच्छा, सिर्फ वो मुस्कुरा के देख लेंगे। अंकरा में चले जाएं, इस्तांबुल में चले जाएं, कोनिया में चले जाएं, उर्दू इंग्लिश वाला को बंदा नहीं मिलता। तो अल्लाह के बंदो, तुर्की जाना है तो तुर्की सीखो, जर्मनी जाना है तो पहले जर्मनी में भी अंग्रेजी नहीं आती लोगों को। यानी फ्रांस में भी यही हाल है तासुब का, जब वो अपने लोगों के साथ बहुत, इवन आपने जाना है लंदन, अंग्रेजी आपको आती नहीं है, यू मस्ट बी फ्लुएंट, सीख कर जाइए बोलना। इन दोनों ऑस्ट्रेलिया में और बरतानिया में 2 जॉब्स बहुत यानी पेइंग है। जो लड़के आईटी में हैं और साइबर सिक्योरिटी में, दे आर टू गुड, वहाँ उनकी बहुत, हर बैंक में उनको चाहिए, हर सरकारी डिपार्टमेंट में चाहिए। पर सोचिए, ये जाके वहाँ तो नहीं आप सीख सकते, यहाँ से आप सीख लीजिए, अपना जो भी प्रोफाइल है रिच यहाँ से कीजिए, फिर कीमत आपको वहाँ मिलेगी। अभी जब बात कर रहे थे कि हमारी क्रेडिबिलिटी ख़राब है, आप सोचिए अगर आप 2 नंबरी किसी बैंक मैनेजर से या किसी और से अपने डॉक्यूमेंट्स में वो जो पैसे पूरे करने होते हैं वो करवा लेते, पकड़े जाते हैं। अभी तो वो लोगों का पीछा करते हैं और फिर रिजेक्ट होते हैं। तो जब रिजेक्ट होते हैं तो आप बजाय इसके अपनी गलती को दूर करें, आप फिर 2 नंबरी पे चले जाते हैं कि चलें कोई गैर कानूनी तौर पे स्मगलिंग से चले जाएं, तो वहाँ जो हाल होता है। अच्छा सर, एक और चीज़ जो हमने देखी है, हम ज़्यादातर, क्योंकि बाहर दुनिया में थोड़ा बहुत टाइम मैंने देखा और वहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी है कि फोकस जो हमारे लोगों का होता है,
चाहे मैं इंडियन की बात करूं, बंगालियों की बात करूं, दीगर लोगों की बात करूं, कोशिश की जाती है कि छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करते हैं। बल्कि आपने देखा होगा कि वो इंडियन जो है वहां पे वो ट्रेडिशनल चीजें आके बेचते हैं और फिर स्टॉल्स लगाते हैं, दीपावली के स्टॉल्स होते हैं, क्रिसमस के होते हैं, दीगर स्टॉल, और वो चीज इंडिया से लेके आते हैं। पाकिस्तानी भी कोशिश करते हैं लेकिन उस तरह हमें ज्यादा दिखाई नहीं देते। आपको नहीं लगता कि सर छोटी मोटी जॉब जिसके बाद चाहे वो टैक्सी चलाना या वेटर, कोई जॉब कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर हम बिजनेस करना चाहें तो भी लोहा मनवा सकते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। देखिए बरतानिया में तो पाकिस्तानी लोगों के कपड़े का बहुत बिजनेस है। छोटी छोटी जो चीज़ें हमारी ज़रूरत की हैं, ये मीरपुर के हैं या सियालकोट के हैं, बहुत फैमिली के साथ लोग जाते हैं, काम करते हैं, और नए लोग जाते हैं उसमें एडजस्ट होते जाते हैं। असल चीज़ जो मुझे प्रॉब्लम लगता है वो हमारा माइंड सेट है। लाइक पिछले दुबई में मेरे पास एक साहब काउंसलिंग के लिए अपने कज़न को लेके आए, गुजरांवाला से था वो, अच्छा खासा। उसने कहा सर मैंने इसकी बड़ी मिन्नत तरला करके 3000 रुपये इसकी जॉब लिखवाई। तो पहले दिन ये जॉब पे गया और शाम को उसके मालिक का फ़ोन आ गया। उसने कहा जिसको तुमने जॉब पे लिखवाया सारा दिन गायब रहा और शाम को आया है। तो उसने कहा, मैंने उससे पूछा अपने कज़न से कि तुम कहाँ रहे, तो उसने कंधे हो चुका है, कहने ले बंदा चाय पीने भी ना जावे। Oh my God, दैट्स अ माइंडसेट हाँ जी, कि आप पहले दिन जॉब पे गए हो, लोगों को जॉब मिलती नहीं है और आप वहां जाके अपने आप को सीखने पे एग्जैक्टली पता नहीं क्या समझते हैं। तो ये दुनिया में ऐसा नहीं है। दुनिया में लोग दफ्तर में अखबार पढ़ने नहीं देते, वहां बैठ के आप मेरे जितने क्लाइंट्स जो काउंसलिंग लेते हैं तो वो घंटे की छुट्टी लेके गाड़ी में बैठ के पार्किंग में फोन सुन रहे होते हैं। हमारी तरह नहीं है यहाँ सारा दिन। सर ये बात बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, बल्कि इधर डसू डैम में जो लोग काम कर रहे हैं वो चाइनीज अक्सर पूछते हैं कि आपका ये कल का दिन कब आएगा, और जब आप नमाज के लिए जाते हैं आधे घंटा आप लगा के आ जाते हैं। खुरम पाजी आपकी तरफ आऊंगा। भाई जाना तो है, नौजवानों ने ठान लिए, कोशिश की जा रही है, ख्वाब बड़े बड़े हैं, टिकटॉक का जमाना है, रील का जमाना है भैया। तो आपसे जानना चाहेंगे बाजी, जाना है तो कौन से ऐसे ममालिक है जहां से कोई प्रोसेस जो है वो आसान भी है और वो आसानी से जा सकते हैं और कहीं ना कहीं पैसे भी इतने नहीं लग सकते? सर इस वक्त 2 से 3 ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर आपको एक तो एजुकेशन बेहतर है, दूसरा उसकी प्रोसेसिंग भी बेहतर है, और तीसरा आपको फ्यूचर पर्सपेक्टिव से आपको पीआर मिलने के चांसेस, नेशनैलिटी मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। उसमें एक तो है सबसे बेहतर ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पर आजकल वीजा लगने के रेशियोज भी ज्यादा हैं, और अगर आप वहाँ पर अपनी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग रखते हैं, अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं और अपने वर्किंग आवर्स भी साथ साथ मेंटेन रखते हैं और अपने पॉइंट्स पूरे करते हैं तो आपको नेशनैलिटी मिल जाती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे कनाडा है। कनाडा का थोड़ा सा एक्सपेंस वाइज थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन आप अगर अपने स्किल सेट पे जाएं तो आप अपना क्वालिटी ऑफ लाइफ और अपने एजुकेशनल एक्सपेंस कंप्लीट कर सकते हैं। यूके ने भी बहुत वीजास दिए हैं हमारे पास, हर थोड़े दिन बाद कोई ना कोई टिकटिंग आ रही होती है और बल्क में लोग इवन थाउजेंड्स ऑफ वीजास यूके आजकल दे रहा है। अभी रिसेंटली उनकी पॉलिसी फेल्ड हुई है तो उसके बाद जितने कोविड के दिनों में स्टक वीजा थे वो उन्होंने दिए। यूरोप बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है, यूरोप में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, इटली में, पोर्चुगल में, लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है कि आपका अपना आपने फ्यूचर में डिसाइड क्या किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली आप यूनिवर्सिटीज ढूंढें। यूनिवर्सिटीज में बहुत अपॉर्चुनिटीज आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत है, बशर्ते कि या तो आप उसको एक्सप्लोर करें या आपको एटलीस्ट उस हवाले से अवेयरनेस होनी चाहिए। अख्तर साहब मैं चाहती हूँ जाते जाते आप पैगाम जरूर दें तमाम नौजवानों को, देखने वालों को। हमारे जानने वाले एक यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार थे, उन्हें भी कनाडा बहुत अच्छा लगा, ख्वाब देखा, जॉब छोड़ के वहाँ चले गए और बाद में वो रोते थे कि मैं वहाँ डस्टिंग करता हूँ, और उन्हें वो याद आती थी अपनी लेविश लाइफ जब रजिस्ट्रार बन के। नहीं करना चाहिए, लोगों को देख देख के अपना मुंह लाल नहीं करना चाहिए। पहले कुछ सीखें, फिर जिस जगह जाना उसको एक्सप्लोर करें। वहाँ कोई सर डीसी भी बन जाता है बंदा वहाँ जाके। एग्जैक्टली, वो परदेसी बन के फिर आप गाने सुन सुन के रोते हैं और अपने घर वालों को रुलाते हैं और फिर परदेसी बन जाते हैं, और फिर जो परदेसियों के गाने सुन सुन के आप रोना शुरू करते हैं, रातें गुजर जाती हैं और फिर आपको लगता है कि पाकिस्तान से अच्छी जगह इस दुनिया में है ही कोई नहीं। घर वालों को भी रुलाते हैं, फिर रुलाते हैं। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। अख्तर अब्बास साहब आपका बेहद शुक्रिया तशरीफ लाने का, खुरम आपका भी बेहद शुक्रिया। मैं कहती हूँ इस पूरे सेगमेंट को सिर्फ इस एक बात के साथ कि आपको कोई भी इदारा सिखाने के पैसे नहीं देता, आपने मुल्क में काम करना है या मुल्क से बाहर करना है, कुछ स्किल सीख के जाएंगे, अपनी सर्विसेज देंगे तो वो आपको पे बैक करेंगे। बस इतना सा फॉर्मूला है, सीखे कुछ भी, कोई भी टैलेंट अगर आपके अंदर है तो उसे जज करें, आइडेंटिफाई करें, पॉलिश करें और उसके बाद फिर आप इसको कैश करें। दुनिया आपको कहीं भी रोक नहीं सकती।
अब आपसे लेनी है हमने इजाज़त, इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने से मुंसलिक लोगों का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।